नमस्कार मित्रों, इंडिया स्पीक्स डेली देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है कमल रावत और मैं एकम सनातन भारत दल का राष्ट्रीय महासचिव प्रशासन हूँ। एकम सनातन भारत दल 2024 के लोकसभा चुनावों में पूरे भारतवर्ष में से अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। लगभग 20 सीटों पे हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे। हालांकि कैंडिडेट तो उससे ज्यादा सीटों पे गए थे, बट काफी लोगों का हमारा कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ था। तो ये जो श्रृंखला हम करने वाले हैं, इस श्रृंखला में हम एक एक करके अपने सारे कैंडिडेट से बात करेंगे और उन कैंडिडेट से जानेंगे कि वहां पर किस तरह का माहौल है, कैसा चल रहा है, और उनकी जो ये पॉलिटिकल फाइट है, ये पॉलिटिकल फाइट में वो कहां पर खड़े हैं। इस श्रृंखला की शुरुआत हम कर्नाटक से करेंगे। आज हमारे बीच हैं हमारे कर्नाटक के कैंडिडेट विश्वनाथ शेरी जी, कर्नाटक के एकम सनातन भारत दल के स्टेट प्रेसिडेंट गणेश जी और प्रभारी रॉबर्ट रोजारियो कामत जी। मैं चाहूंगा कि तीनों को लाइव में जोड़ लें और फिर हम इस चर्चा को शुरुआत करेंगे। गणेश जी नमस्कार, रॉबर्ट जी नमस्कार, विश्वनाथ जी नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया स्पीक्स डेली के इस शो में। और मैं चाहता था कि मैं विश्वनाथ जी से शुरुआत करूं, बट आई थिंक उनके शायद नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। तो रॉबर्ट जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि लेट्स स्टार्ट विद द सिविलाइजेशनल चैलेंज, क्योंकि आप शुरुआत से जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप ये बताइए कि कर्नाटक इन पर्टिकुलर और साउथ इंडिया इन जनरल एकम सनातन भारत दल के लिए इसकी रेलिवेंस क्या है, और साउथ में हम नॉर्थ की पार्टी बन के भी रह सकते थे, तो साउथ में सनातन का जो स्कोप है, सनातन के लिए जो चैलेंजेस हैं, बहुत संक्षेप में, बहुत ब्रीफ में आप इन चीजों को रखें ताकि हम आगे बढ़ें और फिर हम ये जाने कि हम ये पॉलिटिकल फाइट लड़ क्यों रहे हैं। जी, आपने सिविलाइजेशन की बात की। हमारी पार्टी बनी तो इसी कारण के लिए। आपको पता है, आप भी फाउंडर मेंबर है, मैं भी फाउंडर मेंबर हूँ। जब सोच आई पार्टी बनाने की तो इसलिए आई कि अभी जो भी फिलहाल पार्टियां हैं पूरे भारतवर्ष में, एक भी सनातन के इश्यू पे बात करने वाली या कुछ एजेंडा नहीं है उनका। और ये जरूरी भी है बात करना, क्योंकि आजकल सिविलाइजेशन सबसे पुरानी सभ्यता दुनिया की हमारी है, और उसके ऊपर चैलेंजेस भी कई सारे हैं। चैलेंजेस के ऊपर हम बात ही नहीं करते हैं तो फिर इसको एड्रेस कैसे करेंगे। आपने नॉर्थ इंडिया की हालत आप जानते हैं, लेकिन साउथ का चैलेंज कुछ अलग सा है। अब देखिए, तमिलनाडु से लेकर अब कर्नाटक में, तमिलनाडु में आपने द्राविड मूवमेंट तो सुना होगा। जो भी पॉलिटिकल पार्टियां तो द्रविड़ मूवमेंट से आई है, और उनका खुला रवैया, खुले आम से वो बोलते रहते कि सनातन को मिटाना है। कोई इसमें ये हिचक नहीं है बोलने में, सीधा बोलते आए। पिछले बार हमने देखा है कि मुख्यमंत्री के बेटे का भी बयान आया था, हम सनातन मिटाने के लिए, जैसे कि मच्छरों को मिटाते ना हम डेंगू का, वैसे हम। तो ये आजकल की बात नहीं है, उनकी शुरुआत 100 साल से पहले हुई, उसी आधार पर हुई। एंटी ब्राह्मण क्यों ही? क्योंकि एक सनातन का स्तंभ, हिंदू का स्तंभ होता है ब्राह्मण। जब तक ब्राह्मण है समाज में, आप समाज को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ब्राह्मण होता है विद्वान, ब्राह्मण होता है ज्ञानी। अगर वो समाज को गाइड करता रहे तो मुश्किल है तोड़ना। इसीलिए एंटी ब्राह्मण मूवमेंट भी उसी हिसाब से शुरू हो गया था। और अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, इसके पीछे आइडिया तो चर्च की है। वो जो भी जितनी भी आपको समस्या दिखेंगी भारत में, उसका सारा श्रेय तो इनको ही जाता है। चर्च यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0, जो अपनी असल की पहले की ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका तो अगला भाग है चर्च। उसके द्वारा स्थापित एंटी द्रविडियन मूवमेंट था। मतलब उन्होंने इस तरह पे कहा है कि नॉर्थ इंडियन सब आर्यन है, हम द्रविडियन है, हम असली लोग हैं यहाँ से, इसलिए हम उत्तर भारत के खिलाफ। तो कर्नाटक में ये जब वो द्राविड की बात कर सिर्फ तमिल तक सीमित कर दिया, लेकिन कर्नाटक की बात आते आते इधर भी उनको वो चलाना था, लेकिन कैसे चलाएं? इधर कुछ अलग ही मेरे को षड्यंत्र दिखते हैं, और बिल्कुल साफ दिखाई भी देते हैं आजकल कि यहाँ के लिंगायत बहुत बड़ा समुदाय है कर्नाटक में। आप भी जानते होंगे, लगभग 50% तो लिंगायत समुदाय है। बसवण्णा
18वीं शताब्दी में हुआ करते थे बसवण्णाजी, उनके द्वारा स्थापित लिंगायत। लेकिन देखिए समय बीतते बीते जितने भी भगवाधारी स्वामी जी है बसवण्णा के मठ, उनका ऐसे ऐसे बयान सुनता हूं मैं कि चौंक जाता हूं। कई भगवाधारी ऐसे बोलते हैं कि लक्ष्मी की पूजा करना मूर्खता है। एक खुलेआम बोलता है कि अभी अगर पैसे के लिए हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो अमेरिका वाले या जापान वालों को पता ही नहीं लक्ष्मी कौन होती है, लेकिन फिर भी उनके पास धन दौलत बहुत है। लेकिन हम मूर्ख हैं, हम पूजा करते हैं लेकिन हमारे पास उतना धन नहीं है। और बोलते हैं अगर गाय की पूजा करना मूर्खता है, अगर गाय माता है तो स्वर भी ये वराह अवतार है, उसकी भी पूजा करो। ऐसे ऐसे बयान भगवाधारी स्वामियों से, वो भी लिंगायत मठ के आते हैं। और ये आदमी अकेला नहीं है, उनका बहुत बड़ा झुंड है, काफी सारे ऐसे लोग हैं। अभी अभी पिछले साल आपने देखा होगा एक मुर्गा मठ के ऊपर जो ये आया था, क्या आरोप आया था सेक्सुअल हैरेसमेंट का, वो भी इनके झुंड में जुड़ा हुआ आदमी है। वो तो इतना महान है कि उसने मठ में टीपू सुल्तान की मूर्ति रखी है। ये मठों में जो घुसपैठ है रॉबर्ट जी, ये आप देखेंगे तो ये शंकराचार्य जी की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें भी ये घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे जोशी मठ के जो शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, वो पंजाब में यात्रा कर रहे हैं और पंजाब में एक सरकारी जो शंकराचार्य बनाए हुए हैं उनका प्रोग्राम करा रहे थे बीजेपी। हालांकि पंजाब में जो है वो एंटी बीजेपी गवर्नमेंट है, इसलिए उनका प्रोग्राम हो नहीं पाया। बट इस तरह का प्रोग्राम जहां पे एक घुसपैठिए बाबा को जबरदस्ती शंकराचार्य बना के प्रमोट किया जाता है, ऐसा उन्होंने दिल्ली में किया है जहां पे बीजेपी की पुलिस है। तो हमारे मठों में और हमारे इनमें जो पॉलिटिकल घुसपैठ है जिससे कि उसका जो कोर वैल्यूज है उनको डाइल्यूट किया जाए, ये आप सही बोल रहे हैं। आप प्लीज अपनी बात कंटिन्यू कर रखिए। लेकिन कमल जी एक फर्क है, आपने सही कहा कि वो तो नकली शंकराचार्य हो गए। आपने जो बात की वो नकली शंकराचार्य जो नहीं, मैं घुसपैठ की बात कर रहा हूँ, मैं घुसपैठ की बात कर रहा हूँ। या तो आप नकली शंकराचार्य बना के या उसी में आप अपना बंदा बना के, अपने बंदा खड़ा करके वो क्लेम करते हैं कि वो ज्योतिष मठ के शंकराचार्य, असल में वो नहीं है। असल में ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी है, लेकिन एक नकली आदमी को खड़ा करके उसको दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इधर ये अलग कैसे कि इधर ये नकली नहीं है, असली स्वामी जी हैं जो मठ के जी। उसको उनको घुसपैठ कहना भी पता नहीं सही नहीं होगा, क्योंकि जो असली मठ है मतलब उनके ऊपर ही ब्रेन वॉशिंग शायद इतना ज्यादा हो गया, आइडियोलॉजिकल घुसपैठ। हाँ जी बिल्कुल, आइडियोलॉजिकली वो ट्रेनिंग पता नहीं कहां से लेके, और वो बड़ा झुंड है इनका। अब कई बातें सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, ऐसी भी बातें करते हैं क्या। और मतलब सनातन मिटाने की सीधी बात नहीं करते हैं, वो ऐसी बात करते हैं कि लक्ष्मी को गाली दो और गाय की पूजा को गाली दो, और ये क्या भगवान, कभी कभी भगवान की पूजा को भी गाली दो, कोई होता नहीं, ऐसे ऐसे बातें। और देखिए बीजेपी ने इनको फाइट कैसे किया, ये जानना बहुत जरूरी है। उसमें एक इनके झुंड में एक आता है पेद्दी मठ का स्वामी, वो भी कुछ खतरनाक ही है। उनको बीजेपी सरकार ने 50 लाख रुपए दिए ऑफिशियली, वो ये ब्लैक में कितने दिए पता नहीं, लेकिन सरकारी इसमें से खजाने से जब वो सरकार में थे 50 लाख देके वो न्यूज में भी आया। मेरा सवाल है उनको क्यों दिए गए 50 लाख? अगर उसका काम ही ये सनातन का विरोध है तो उसको पैसा देने का मतलब क्या है? इसका मतलब बीजेपी प्रमोट कर रही है इन लोगों को। और देखिए मेरा भविष्य जब अगर मैं देखूं उसका क्या होगा, तो मुझे लगता है कि षड्यंत्र इतना बड़ा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो जितने भी भगवाधारी साथ मिलके घोषणा करेंगे कि हमारे जो स्थापक थे बसवण्णा वही ईसा से प्रेरित थे, ईसा मसीह से प्रेरित होके उन्होंने ये लिंगायत स्थापना की थी, तो हम तब से लेकर के सब ईसाई के अनुयायी थे। तो हो गया ना होलसेल में मतांतरण। ये होलसेल में मतांतरण करने का बिल्कुल षड्यंत्र दिखता है मेरे को। अगर हम आज इस पे बात नहीं करेंगे, अगले 5-10 साल में बिल्कुल होगा, इनके मुंह से ये स्टेटमेंट आएगी। ये अभी टेस्ट दे रहे हैं, अभी टेस्ट डोज दे रहे हैं। तो सिविलाइजेशनल का देखिए एक एक प्रांत में आपको एक एक चैलेंज मिलेगी, उसको संभालना, इसको समझना बहुत जरूरी है। केरल का कुछ अलग ही समस्या है, मतलब हथकंडे अलग अलग होते हैं, ये चलाने वाली शक्तियां एक ही है सबके पीछे।
लेकिन जी जी तमिलनाडु का अलग रणनीति, केरल के लिए अलग रणनीति, आंध्र प्रदेश के लिए अलग रणनीति, कर्नाटक के लिए अलग रणनीति, लेकिन हमें देखने में बहुत फर्क दिखता है, इसलिए हम सोचते हैं कि वो अलग अलग है, लेकिन अलग नहीं है। आप जरा उसकी गहराई में जाके देखेंगे तो मैं तो इनका चर्च का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए मैं समझ पाता हूं। आम इंसान को समझाना जरा बहुत मुश्किल जरूरी होता है। है, मुश्किल होता तो है। हमारे पार्टी का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं बोझ हमारे ऊपर ये है, मुझे लगता है कि इनको समझाना कि ये विदेशी ताकतों से प्रेरित है। यही मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम हमारे लिए है पूरे दक्षिण भारत में। जी जी जी। तो इसमें आपने सही कहा, डीएमके दरअसल क्या है कि ये एक दूसरे का विरोध करते हुए दिखते हैं। जैसे कांग्रेस बीजेपी का विरोध करते हुए दिखती है, बीजेपी कांग्रेस का विरोध करते हुए दिखती है। डीएमके जब सनातन को गाली देती है तो उसके साथ साथ वो बीजेपी को भी गाली देती है। और बीजेपी ये दिखाने के लिए कि बीजेपी तो सनातन को जब डीएमके ने गाली दिया, उसके अगले दिन डीएमके ने बीजेपी को गाली दिया, ये लेजिटिमाइज करने के लिए कि बीजेपी और सनातन सेम है, जिससे उनको जी नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल बेनिफिट मिल सके। जी बिल्कुल। जबकि बीजेपी ने जब उनपे काउंटर अटैक किया तो उन्होंने कोई पॉलिसी लेवल पे अटैक नहीं किया, कोई एफआईआर नहीं की उनपे। अगर डीएमके पर अगर किसी ने एफआईआर किया तो वो एकम सनातन भारत दल ने किया, आप लोगों ने किया, जम्मू से अंकुर जी ने किया, मध्य प्रदेश से किया, उत्तर प्रदेश से हुआ। और उसका हमें काफी एक पॉजिटिव रिजल्ट भी मिला कि सिटिंग एमएलए के अगेंस्ट एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट हो पाई। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा। और अब मैं जरा एकम सनातन भारत दल पर आते हैं। और पहले मैं विश्वनाथ जी के पास जाऊंगा क्योंकि वो कैंडिडेट हैं और वो बहुत व्यस्त भी हैं। मैं देख रहा हूँ डेली वो बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, इसके कारण हमें ये थोड़ा रीशेड्यूल भी करना पड़ा, विच इज गुड, ये जो कि अच्छी बात है। तो विश्वनाथ जी शायद हो सकता है मुझे इतना अच्छी तरह से हिंदी में समझ ना पाए। रॉबर्ट जी मैं चाहूंगा आप ट्रांसलेट कर दें और उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। विश्वनाथ जी कैसा चल रहा है आपका, ये तैयारियां कैसी चल रही हैं, आपका फील्ड पे काम कैसा है, किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर कीजिए वहां के विषय में। विश्वनाथ जी। तो विश्वनाथ जी हावेरी गदग से हमारे कैंडिडेट हैं। रॉबर्ट जी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं प्लीज, अगर उनको हिंदी में। ट्रांसलेट करेंगे यार, वो जितना बोल सकते हैं बोल लें, उसके बाद मैं ट्रांसलेट करूंगा। जी विश्वनाथ जी, तो विश्वनाथ जी आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। आप फील्ड में जा रहे हैं और फील्ड में जा रहे हैं तो आपको किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट है, पूरा सारा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैं चाहूंगा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आप पहले से भी काफी पॉलिटिकल एक्टिव थे ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹೇಳಿ। और एमसी इलेक्शंस में ಈಗ भी। ಏನಿದೆ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಆ, ಏನಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬರೇ ಈ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಜಾತಿ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಜಾತಿ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ನೀವು, ಧರ್ಮದ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆನೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ इनका कहना है, विश्वनाथ का कहना है कि कैंपेन डेवलपमेंट या कोई पॉलिटिकल एजेंडा के ऊपर नहीं चल रहा है, बल्कि जातियों के ऊपर चल रहा है। जाति और धर्म के ऊपर ही कुछ उधर ही उसके ऊपर ही घूम रहा है। ये तो आप सही कह रहे हैं। ये हमने देखा भी है कि भाजपा जब पहले 2 फेजेस में भाजपा को ये दिखने लगा कि उनका नैरेटिव जो है वो चल नहीं रहा है, जो पहले वाला डेवलपमेंट एजेंडा है वो चल नहीं रहा है, तो दोबारा से ये अपना प्रो हिंदू स्टैंड लेकर आ गए हैं और दोबारा से वो इस तरह से करने लगे हैं। वो कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, जो कांग्रेस 44 पर अटक गई है, जो कांग्रेस को हम नीचे ढकेल के 44 पे लाए हैं, उनको गाली देके इनको अभी लगता है इसका कर सकते हैं। हाँ, और उनको जो गाली दे रहे हैं वो ऐसी चीजों के लिए दे रहे हैं जो काम भाजपा ने उनसे ज्यादा किए हैं। जैसे उनको गाली दे रहे हैं मुस्लिम अपीजमेंट के लिए। मुस्लिम अपीजमेंट के अगर हम रिकॉर्ड देखें तो कांग्रेस ने बहुत मुस्लिम अपीजमेंट की, लेकिन भाजपा ने उनको बहुत पीछे छोड़ दिया। तो ऐसी 10 गुना ज्यादा किया इससे भी। हाँ, मंदिर जो है वो भाजपा ने, कर्नाटक में मंदिर का टूटना जो है भाजपा के समय में बहुत बड़ा इशू था, जिसकी वजह से भाजपा पिछले इलेक्शन भी हारी
और उन्होंने लगभग 2600 मंदिर 2600 टेम्पल्स जो है वो डिस्ट्रॉय किए भाजपा के समय पे, जब भाजपा स्टेट में थी। शायद इसी के कारण वो अपने कोर वोट बैंक में, जहां पे हिंदुत्व का गढ़ माना जाता था, वहां पे वो भाजपा स्टेट में इलेक्शन हार गई। तो विश्वनाथ जी, ये कहीं कनेक्ट दिखता है लोगों के बीच में, इस तरह का कोई एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस या बीजेपी के खिलाफ? और आप जो जा रहे हैं तो वहां पे लोगों का नैरेटिव जो है, मतलब लोग चाहते क्या है सरकार से? व्हाट डू पीपल वांट फ्रॉम द गवर्नमेंट? रॉबर्ट जी, आप एक बार ट्रांसलेट कर देंगे शायद। ನೀವು ಹೋದಲ್ಲಿ ಜನರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಜನ ಏನು ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದವರು, ಜನರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ? आप म्यूट पर हैं, यू आर म्यूट। ಮ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ಮ್ಯೂಟ್ ಸರಿ ಮಾಡಿ. ಹೇಳಿ. ಜನ ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ತೆಗಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವರು ಗೂಬೆ ಕೂಡ್ಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನರು ಯಾವ ಕಡೆ ವಾಲ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಜನ? ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ರ, ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳೋ ವಿಷಯಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ದು ಪಾಲಿಸಿ ಏನು? ಸಪ್ತ ಸಂಕಲ್ಪ, 7 ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಜನರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲ. रॉबर्ट जी, आप एक चीज और पूछिए कि हमारा जो मैनिफेस्टो है, वो मैनिफेस्टो का जनता में किस तरह की एक्सेप्टेंस है, किस तरह से जनता ने रिसीव किया है, क्योंकि हमारा मैनिफेस्टो बहुत डिटेल्ड है। ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದವರು. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು SC/ST ಕಾಯ್ದೆನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಹಲಾಲ್ ಕುರ್ತದಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾವು ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ರೈತರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಗೋ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. वही बोल रहे हैं कि अभी अपना जो भी गो आधारित कृषि है, टैक्सेशन, उसके बारे में अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। लेकिन जो इसका रिजर्वेशन के बारे में जो भी हमने कहा है, SC/ST रिजर्वेशन, मतलब आंकलन करेंगे ये हमने लिखा है ना, और उसके बारे में लोगों को कुछ कंफ्यूजन लगता है, क्योंकि अगले पार्टियां हैं ना भड़काने वाले, अरे देखिए आपका सब मिटा देंगे, ये सब भड़का देना, तो इसलिए थोड़ा सा अटपटा लगता है वो। नहीं तो ये जो दरअसल ये जी बिल्कुल बिल्कुल, दरअसल ये चीज हम लोग समझ नहीं रहे हैं कि रिजर्वेशन, हमारे नाम पे रिजर्वेशन दिखाया जा रहा है, लेकिन रिजर्वेशन का बेनिफिट जो है वो हिंदुओं के बच्चों को नहीं मिल रहा है। यही है, वही वो समझने के लिए समझदार को समझता है, लेकिन हमारे विरोध पार्टियों का काम ये है कि समझ ना पाए, इनको भड़का ला के रखें, यही तो इनके षड्यंत्र है ना। तो जनता को ये समझ तो जनता को ये समझना चाहिए कि 80% रिजर्वेशन का बेनिफिट जो है वो मुस्लिम और क्रिश्चियंस को जा रहा है। तो उनको अगर यूपीएससी में नौकरी मिल रही है या उनको अगर सरकारी नौकरी मिल रही है, तो वो हमारे बच्चों की नौकरी जा रही है। हमारे मतलब जो हमारे दलित भाई हैं, जिनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, उनकी नौकरियां जा रही हैं। तो हमारा SC/ST पे स्टैंड जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि जितने भी रिजर्वेशन का बेनिफिट मुस्लिम और क्रिश्चियंस को मिल रहा है, उस सारे रिजर्वेशन को हम रोक देंगे, उस सारे बेनिफिट को उधर जाने से रोक देंगे। ऐसा नहीं है कि हम रिजर्वेशन को रोक देंगे, उस बेनिफिट को उधर जाने से रोक देंगे। ये हमारा स्टैंड है, बहुत ही क्लियर। धन्यवाद विश्वनाथ जी। तो विश्वनाथ जी जो है वो हावेरी गदग से चुनाव लड़ रहे हैं, और बांसुरी, कृष्ण भगवान की बांसुरी इनका चुनाव है। मैं चाहूंगा कि सभी सनातनी जो हैं वो जोर शोर से लड़ें, जोर शोर से जाएं, वोट करें, और वोटिंग के दिन पे बांसुरी पे चुनाव लगाएं, बांसुरी पे मोहर लगाएं। रॉबर्ट जी, कुछ और भी मिसिंग था ट्रांसलेशन में जो कवर नहीं हो पाया? आप कुछ कह रहे थे, मैंने बीच में रोक दिया शायद। नहीं, वही तो मतलब हम जो भी अब जमीनी बात करते हैं वो लोगों को समझ में आती है, लेकिन रिजर्वेशन के बात में कुछ देखिए आपका सब रिजर्वेशन जाएगा, ऐसा भड़काने वाले सामने वाले होते हैं ना, तो लोगों को ये सुन के कुछ ये लगता है। नहीं तो गो आधारित कृषि और क्या बोलते हैं हम, गाय को बचाना, ये वगैरह लोगों को अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल।
जी, धन्यवाद रॉबर्ट जी। गणेश जी, अब मैं चाहूंगा अब मैं जी, ये हमारा बांसुरी, ये हमारे कैंडिडेट हैं विश्वनाथ शेरी जी। बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत यंग हैं और काफी दिनों से लोगों के बीच में ये जुड़े हुए हैं और एनुअल बेसिस पे ये इवेंट्स भी करते हैं जिसमें सारे प्रबुद्ध लोगों को बुलाते हैं। तो इंटेलेक्चुअली भी स्ट्रांग है और लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो सोशली भी काफी कनेक्टेड है। तो बांसुरी इनका चुनाव चिन्ह है। तो मैं चाहूंगा कि इलेक्शन के समय पे सब लोग जो है वो जाकर बांसुरी पे मोहर लगाएं। गणेश जी, एक चीज तो हमें माननी होगी, आप कर्नाटका के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, तो हम एक चीज तो मानते हैं कि 2024 में हम सारी सीटों पे नहीं लड़ रहे हैं। तो सारी सीटों पे नहीं लड़ रहे हैं तो हम इस 2024 में उस सिचुएशन में नहीं है कि हम सत्ता पे कब्जा कर सकें। तो आप क्या सोचते हैं कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ईएसपीडी और बीजेपी जो है उसका ग्राउंड कैसा है वहां पे? बीजेपी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेन ऑपोजिशन पार्टी सेंटर में बीजेपी है। नमस्ते कमल जी और सभी इंडिया स्पीक डेली व्यूअर्स के लिए मेरा प्रणाम और नमस्कार। पहला मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2024 हमारा एजेंडा नहीं होगा क्योंकि अभी हमारा पार्टी नया 1 साल हुआ है बस शुरू होके। सो कम से कम जो भी है उसको समय लगता है और अभी अच्छा तरीके से हम फाउंडेशन तो डाल रहे हैं और बाकी इलेक्शंस में और बाकी दिनों में उसका जो परिणाम मिल सकता है। और अभी सिर्फ हम इतना प्रयास कर रहे हैं कि बूथ लेवल पे थोड़ा ईएसबीडी का नाम सभी घर में पहुंचने का प्रयास हम कर रहे हैं और उसमें सफल भी हमको बहुत मिला है और सभी लोग अभी उसके बारे में चर्चा करने के लिए शुरू किया और ध्यान भी थोड़ा आ रहा है। और बाकी आप सभी लोग हमारा चैनल में बातचीत होती रहती है कि मोदी का वक्त कैसा बना दिया मोदी, अभी सभी मूर्ख बना दिया सभी भारत देश में सभी हिंदू लोग को। सो वो फेज से बाहर निकालने के थोड़ा टाइम लगेगा और वो कम से कम ये 2024 में नहीं होगा शायद। बाकी इलेक्शंस में ज़रूर हमारा पार्टी प्रेजेंस फील हो जाएगा पूरा देश में और कर्नाटका में भी। जी जी। और यही तो चैलेंज बन सकता है बाकी कांग्रेस और बीजेपी के लिए। जी, तो लोगों का जो मोह भंग है, पीपल विल गेट डिल्यूजन। लोगों का जो मोह है जो बीजेपी से भी भंग होगा और कांग्रेस से भी भंग होगा, दोनों पार्टियों से भंग होगा, तो उनको संभालने के लिए कोई एक ऐसी फोर्स चाहिए जो उनके अंदर की भावनाओं को आर्टिकुलेट कर पाए। तो वी आर ट्राइंग टू बी दैट। एक चीज आप बताइए कि हमारी, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये जो हावेरी गदग वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसके अंदर 8 स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती हैं, स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती हैं। सही। तो क्या हम ये देख पा रहे हैं कि अगले जो स्टेट के इलेक्शंस होंगे कर्नाटका के, उसमें हम इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो 8 एमएलए सीट्स आती हैं उन पर हम स्ट्रॉन्ग टक्कर दे पाएंगे और उनमें हम किस तरह का वो रहेगा? जरूर दे सकता है, बगैर अभी अभी हावेरी को देखना है तो पहला उसमें असेंबली सेगमेंट्स में कम से कम 7 सेगमेंट्स में असेंबली सेगमेंट्स में कांग्रेस है और सिर्फ एक ही सेगमेंट में बीजेपी है। और जब लोकसभा का चुनाव आता है सभी हिंदू लोग, जैसा मैं बोला था, वो बेवकूफ बन के मोदी को वोट दे रहा है, बस उतना ही हो रहा है, नहीं तो सभी लोग कांग्रेस को देना ही था। अभी वो एक प्रॉब्लम है। अभी बोम्माई जो उसका एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूंसी है वो धारवाड़ था। अभी मेरे को मालूम नहीं वो क्यों उधर से इधर आके लड़ रहा है चुनाव। पहला उसका हेल्थ ठीक नहीं था बोल रहा था और फिर भी उसको अभी चुनाव है इधर। पहले शिव कुमार बोल के एक कैंडिडेट था, उसका कम से कम वो 3 बार चुनाव जीत के अभी उसको लगता है उसको बिठा दिया वाजपेयी वाला। मालूम नहीं क्यों क्यों उसको बिठा दिया, क्योंकि जो भी मोदी के तरफ नहीं तो हिंदुत्व के परा कोई 12% उसको टिकट नहीं मिलना, वो तो 100% गारंटी है। वो हमारा ये चुनाव में भी देख लिया कि मैसूर का कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रताप सिंह को टिकट नहीं मिला क्योंकि थोड़ा कुछ इधर उधर हिंदुओं के जो चर्चा में आता था और जो विषय आते थे वो थोड़ा उसको उठा के बात करते थे। और अनंत कुमार हेगड़े बोल के और एक हमारा जो कोस्टल मैंगलोर का वो भी एक कैंडिडेट था, उसको भी टिकट नहीं मिला।
और ऐसे ईश्वरप्पा भी है, वो भी बहुत एक्सपीरियंस्ड और डिप्टी सीएम भी हुआ था, और उसको भी टिकट नहीं मिला क्योंकि वो भी थोड़ा हिंदुत्व के बारे में थोड़ा कुछ बात कर रहे थे, क्योंकि दे आर सेंडिंग सिग्नल, देखो भैया ऐसा बात किया तो आपको अगले बार जो भी है आपको टिकट नहीं मिलेगा, वो तो गारंटी है। ये सभी छोड़ दीजिए, हिंदू हिंदू के पर बात करना, ये सभी आपको अच्छा नहीं है उतना ही। जैसा कि दिल्ली में अभी वो क्या, वो मनोज तोमर एक इंस्पेक्टर का एक एग्जाम्पल देना है तो उसको कैसा, जो रास्ते में जो नमाज करे थे उसको उसको ड्यूटी करने में उसको निकाल दिया, आपको सभी उसको मालूम है। उसको उसको सस्पेंड सस्पेंड कर सस्पेंड दिया किया था। है। हाँ। और वही अ, नहीं, आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में पिछली बार साध्वी प्रज्ञा, इनका फोटो फोटो बिल्कुल था, साध्वी प्रज्ञा का इन्होंने बहुत यूज किया, साध्वी प्रज्ञा का वोट लेने के लिए। जो साध्वी प्रज्ञा जो मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में फॉल्सली एक्यूज किया गया था और जिसको बड़ा तंग किया गया था कांग्रेस के द्वारा, उनको, साध्वी प्रज्ञा को इन्होंने बहुत यूज किया और उसका वोट ले लिया। और इस बार बिकॉज साध्वी प्रज्ञा जो है वो हिंदुत्व के मुद्दे को बार बार उठा रही थी, और इस बार उन्होंने साध्वी प्रज्ञा को टिकट भी नहीं दिया, और उनके जो पुराने केसेस थे जो कांग्रेस ने शुरू किए थे, जिनको बीजेपी कहती थी कि ये फॉल्स केस हैं, अब वो दोबारा से मोदी के राज में वो दोबारा से केसेस ओपन हो गए। तो अभी ये आप बिल्कुल सिर्फ सही कह रहे हैं, जो भी हिंदू की आवाज उठाता है, चाहे वो बीजेपी के अंदर हो या बाहर हो, उस पर ये लोग बहुत स्ट्रांग क्रैकडाउन करते हैं, चाहे वो हैदराबाद का टाइगर राजा हो, चाहे वो नुपुर शर्मा ही क्यों ना हो। नुपुर शर्मा को पे सबसे बड़ा क्रैकडाउन जो है वो तो बीजेपी ने किया, उनको पार्टी से निकाल दिया। उनके उनके लिए एनएसए जो है वो कतर में जाकर बोल रहे हैं कि इस वी विल सेट एन एग्जांपल आउट ऑफ हर। तो ये आप सही बोल रहे हैं। और मैं चाहूंगा एक बार आप इलेक्शन में आपने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को कैसे अप्रोच किया, हावेरी के लिए आपने किस तरह से रणनीति बनाई, आपका आपका प्लान ऑफ एक्शन कैसा रहा, और आप किस तरह से बूथ पे जाएंगे, तो व्हाट वाज योर अप्रोच फॉर दिस पर्टिकुलर लोकसभा सीट। पहला हम और अभी भी बहुत तो चल ही रहा है मेरे ख्याल से, अभी तो आप जितना डिस्क्लोज करना चाहें उतना, फील फ्री टू डिस्क्लोज एज मच एज यू वांट। हाँ, अभी अभी ऐसा है कि ये पहला हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, नहीं तो पहला हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, एकम सनातन भारत दल, जो साउथ इंडिया में एक अच्छा हमको मौका मिला है लॉन्च करने के लिए पार्टी को। हमको बस मैं ये सोच रहा था कि 1984 नहीं तो ऐसा, पहले जब बीजेपी सत्ता में आया उसको कितना 2 सीट था बस, और अभी लड़ाई करके 40 साल होने के बाद अभी थोड़ा उसका पूरा मेजोरिटी मिला है। सो हमको भी थोड़ा टाइम मिलेगा, जो हमारा समय और जो भी है हमारा पास अभी पैसा भी लिमिटेड है खर्चा करने के लिए, जैसा बड़ा बड़ा पार्टी जो खर्चा करता है ऐसा हम खर्चा करने के लिए नहीं होगा। तो थोड़ा ये हिंदू लोग समझ समझ गए तो बस, क्योंकि हमारा मैनिफेस्टो, हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो मैनिफेस्टो में दिखा रहा है कि देखो भैया ये हमारा मुद्दा है। बाकी जो आपको 75 साल से आपको सभी मूर्ख बना है, वो हमारा पार्टी में नहीं होगा। सभी लोग जो भी हो सकता है 75 ईयर्स में आपको सिर्फ बेवकूफ बना है। 75 ईयर्स में जो भी पार्टी आया है आपको सिर्फ समय नुकसान किया है, बर्बाद किया है। और ये मोदी का सरकार 2014 जब जब से ये आया, ये भी ऐसा ही हमको किया है। सो हमारा सोच अलग है कि कैसा अभी थोड़ा रिलीजन का एक सेंटिमेंट एक तरफ है, और दूसरा कैस्ट का पॉलिटिक्स भी थोड़ा कुछ प्ले 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 करना पड़ेगा, क्योंकि हावेरी ये सभी वो डिस्ट्रिक्ट पे थोड़ा ये लिंगायत का बेल्ट है, और बाकी का समुदाय का लोग भी हो सकते हैं, तो थोड़ा वो थोड़ा थोड़ा पूरा इंडिया में भी वो सभी चलते रहता है, इधर भी थोड़ा वो है, वो देख के हम थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, बस उतना ही। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैनिफेस्टो के बारे में आप भी मुझे बताइए, हालांकि विश्वनाथ जी ने भी बताया है, मैं चाहूंगा आप एक बार और बताइए कि मैनिफेस्टो का जनरल रिसेप्शन जो है वो लोगों में कैसा है, बिकॉज मैनिफेस्टो वाज ए वेरी ग्रिलिंग इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज फॉर अस, ऑल ऑफ अस। और आपके कर्नाटका से तो मैनिफेस्टो में बहुत कंट्रीब्यूशन भी हुआ है। कर्नाटका से वो जो गौ आधारित, जो काओ बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ विलेज जो मैनिफेस्टो में एडिशन हुआ है, उस वो लार्जली कर्नाटका स्टेट से आया है उसका इनपुट। तो मैं चाहूंगा आप एक बार ये बताइए कि हमारे मैनिफेस्टो की रिसेप्शन कैसी है जब हम लोगों को बीच में इस मैनिफेस्टो को लेकर जाते हैं। तो हालांकि मैनिफेस्टो से लोगों का विश्वास जो है वो बहुत कम हुआ है,
क्योंकि बाकी सारी पार्टियां जो है वो मैनिफेस्टो में कुछ भी लिख देती हैं। तो सही। इसलिए शायद कुछ लोग जो है वो मैनिफेस्टो को इतना सीरियसली ना लेते हो, लेकिन हमने क्योंकि बहुत इस पे इन्वेस्ट किया है इंटेलेक्चुअली, टाइम वाइज, हर तरह से, और हमने कोई भी ऐसी बात नहीं डाली है मैनिफेस्टो में विच इज नॉट डूएबल। तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद दिस, टेकिंग दिस मैनिफेस्टो टू द पीपल? मैं सभी जगह पे किधर भी जाता, ऐसा नहीं है कि हावेरी में यह बात हुआ, सभी जगह जो भी हमारे पास लोग मिलते हैं हम सबको वही बोलते थे कि जो भी पार्टी है अभी तक उसका पहले, अभी नया मैनिफेस्टो ये 2024 लोकसभा चुनाव में सबको दिखा रहा है। पहले जो उसका मैनिफेस्टो था कितना उसमें सेटिस्फाई सभी किया, कम से कम 10%, 20%, 30%, क्या उसमें कम से कम मेरे नॉलेज से 25-30% तक सेटिस्फाइड नहीं होगा। बाकी सभी झूठ का ये चलते रहता उसी मैनिफेस्टो में। मैं मैं ये बोल रहा था कि मैक्सिमम हमारा भारत देश में फार्मिंग का कम्युनिटी है। They have destroyed the farming community. One, why? Because of bad pesticides, because of bad approach to farming communities. अभी ये मुद्दा लेके गो रक्षा करके उधर मैं ये भी बोल रहा था कि सभी गांव में कंपलसरी जो भी उसका प्रोड्यूस आता उधर से परचेस करने का और मिनिमम बेसिक प्राइस उधर सेट करने का वो एक प्रैक्टिस करना था, वो पहले से भी नहीं किया, इसलिए बहुत फार्मर्स सुसाइड का कारण हो रहा है। और ये गो रक्षण करके उसी लेडीज का जो भी महिला है, अभी किधर भी गांव गया तो सभी लेडीज जो फैमिली चला रहा है ये गाय से ही चला रहा है। ये समझ लिया तो बस, ये गाय हम एक एक नहीं तो दो गाय समझ लिया तो वो पूरा फैमिली को ही देख लेता। पूरा ये क्या, ये आदमी लोग तो आजकल पूरा दारू में शोकू में गिर गया, और क्या पत्ते में टाइम वेस्ट करे बहुत यंगस्टर्स। ये सिर्फ ये औरत लोग जो घर में काम कर रहे हैं, 2-3 गाय रख के पूरा परिवार को संभाल रहे हैं। सो ये जी कल्चर हम इसको थोड़ा इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा भारत देश में। ये बाकी जी सभी देशों जैसा नहीं है, हमारा भारत देश पहले से ऐसा ही था। वही वही आराम से जीवन है और आराम जिंदगी जी सकता है। और आजकल क्या हुआ है, सभी माइग्रेटरी का, अभी कोई गांव गया तो सभी बूढ़े लोग उधर है, बाकी यंगस्टर्स उधर से टाउन को आ रहे हैं माइग्रेट करके इधर कुछ टैक्सी चलाने के लिए। और जो इधर टाउन का रहने वाला जो है मिडिल क्लास फैमिली, उसका बच्चे लोग सभी अमेरिका नहीं तो इधर ऑस्ट्रेलिया नहीं तो ऐसा कुछ बाहर पढ़ाई करने के लिए, स्टडीज परस्यू करने के लिए उधर जा रहे हैं। तो ये सिस्टम ही पूरा गलत हो गया, उसका जो उल्टा है उसको सही करने के लिए हमारा मैनिफेस्टो जो है उसको एकदम सही है, और एकदम वही एक एक तरीका है जो अभी सही रास्ते पे लेके आने के लिए। मैं जी जी ये सभी जगह पे सभी किधर भी हमारा जो लोग हमारे पास आते यही हम बोलते जा रहे हैं। जी जी। और थैंक यू सो मच फॉर दिस, क्योंकि ये बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है, और ये जो प्रॉब्लम है ये अक्रॉस द इंडिया है, ये कर्नाटक की प्रॉब्लम नहीं है। हरियाणा में ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि हरियाणा के गांव जो है वो खाली हो गए हैं, यंगस्टर्स बचे नहीं है गांव में। या तो वो यंगस्टर्स जो है वो शहर में आके स्लम्स में रहने लगे हैं, या फिर वो जो है वो कनाडा वगैरह में जाकर देखते हैं। और अच्छी बात यह है कि आपके जनरल सेक्रेटरी, मतलब कर्नाटका के जनरल सेक्रेटरी ने ये काउ बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल वहां पे छोटे स्तर पे, एक छोटी स्तर पे इम्प्लीमेंट किया है, और ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है। तो व्हाट वी हैव रिटन इन द मैनिफेस्टो इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड एट ए वेरी वेरी स्मॉल स्केल। गणेश जी, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जो पूछना चाहूंगा वो ये है कि हाउ डू यू सी बीजेपी, क्या बीजेपी का जो स्ट्रांग होल्ड था, और बीजेपी के लिए कर्नाटका को डोर टू द साउथ माना जाता था, तो इज बीजेपी लूजिंग इट्स फुट होल्ड इन कर्नाटका? 100% इट्स लूजिंग इस फुटबॉल, क्योंकि अभी आपको कैसा बोलना है, अभी 2014 इलेक्शंस में कितना, आई थिंक 36% ऑफ हिंदूज हैड वोटेड फॉर बीजेपी, एंड लेटर इन 2019 44% हिंदू शेयर उसको आया था। अभी अभी वो जाके क्या वोटर के सामने जाके वो बोलने के लिए नहीं, मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं है, क्योंकि उसको कुछ काम नहीं किया ना।
कुछ काम करके उधर जाके देखो भैया हम इतना काम किया है 10 साल में और 5 साल दे दीजिए, ये सभी समझो अभी लव जिहाद का इधर हो रहा है, नहीं तो हलाल हलाल का कुछ बंद करना है, हम करके दिखा देंगे। वो सभी मुद्दे को टच ही नहीं करता कोई। ये इसका बेसिक काम एक पार्लियामेंटेरियन को बिल्स पास करना और लॉज पास करना पार्लियामेंट में, और एक भी लॉस। ये तो अभी भी कांग्रेस को ही गाली दे रहे हैं। जैसा रॉबर्ट जी ने बोला कि वो पुराने जमाने में कांग्रेस ऐसा करती थी वैसा करती थी, तो सर जी अभी प्लीज कंटिन्यू। इलेक्शन चुनाव में वही बोल रहे ना, अभी कांग्रेस आ गया तो आपको बेटी सुरक्षित नहीं रहेगा ऐसा बोल रहे ना। अभी मोदी नहीं तो अमित शाह, कोई ये दोनों आदमी में कोई एक बोला था। और इसी में मालूम हो रहा है कि उसमें अंदर क्या डर है, उसका अंदर में कुछ सब्सटेंस नहीं है कि इतना अच्छा काम किया, देखो भैया ये मुद्दे पे बात करेंगे हम, 10 साल में इतना अच्छा काम आपको किया और एक 5 साल दीजिए, ये सभी करके हम दिखा देंगे। कुछ नहीं है, जैसा पहले कांग्रेस कर रहा था ये भी ऐसा कर रहा है अभी। 2 फेस इलेक्शन होने के बाद उसको डर सबको मालूम हो रहा है कि अंदर उसका कितना डर है। और वो 8% उसका वोटर बेस भी शॉर्टेज है ये साल वोटिंग में। वो उसको भी थोड़ा उसको मालूम हो गया कि जो इलाइट है, जो जो समझदार है वोटर है, हिंदू वोटर से वो वोट नहीं किया ये बार, पहला जैसा उसको वोट नहीं दिया। और बाकी मूर्ख लोग उसको दे रहे हैं, जो उसको समझ में नहीं है क्या क्या हिंदुत्व क्या है, उसको क्या मालूम नहीं है कि आरएसएस वाला जो उसको गुमराह किए, वो सभी लोग उसको अभी भी वोट मिल रहा है। मतलब जो इंटेलिजेंट हिंदू लोग है उसको वोट नहीं दे रहे। अभी और एक इंस्टेंट में बोल सकता है कि जो उसका कार्यकर्ता था, आरएसएस का कार्यकर्ता, जो मोदी का रूल में ही 10 साल से पहले पीएफआई उसको गला काटा है, वो प्रवीण नेटारू हो सकता, हर्षा है, कुट्टापा था, राजू था, और ये शरद मणिवाल था। उसको क्या न्याय ये लोग दिया है। और उसको लीडर, आरएसएस का लीडर भी हो सकता है, क्या उसको घर जाके क्या 10 लाख 20 लाख कुछ भी दिया है क्या लोग? कुछ भी नहीं दिया। और कैसा ये लोग लीडर बन सकता है? कैसा ये आके अभी ये कार्यकर्ता को वोट पूछने के लिए मुंह दिखाता ये लोग? अभी यही हाल हमारा को भी हो जाता। हम बीजेपी में पहले जनरल सेक्रेटरी था ये कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो छोड़ के आने का यही कारण है ना, क्योंकि हम मर गए तो रोने वाला कोई नहीं इधर है पार्टी पे। और कोई अभी ऐसा हालत में कोई कम से कम अच्छा आओ भाई, कोई फैमिली मेंबर को अच्छा एक काम दिला देंगे, ऐसा अच्छा काम किया क्या? कुछ भी नहीं किया। तो क्यों इसको काम करना? क्यों हम जाके धूप में उसको, पहले सभी हम दो टर्म में काम किया, सभी घर में जाके उसको सभी को रिक्वेस्ट करके उसको मोदी को वोट डालने के लिए बोला, और उसमें एक एक भी लॉ हमारी तरफ हमारी इंटरेस्ट के लिए करने के लिए लायक नहीं है। तो ये सभी विश्व गुरु, ये सभी ये नाटक सभी बंद करने का अच्छा लगता मेरे को। और उसका 100% उसका ही इज गोइंग टू फॉल फ्रॉम ग्रेस, दैट इज फॉर श्योर। और ये जो मैं बोला था, ये लीडर है जमीर अहमद बोल के, कांग्रेस में लीडर था। पिछले साल जब वो असेंबली इलेक्शन जीत होने के बाद एक ही महीने के अंदर कम्युनल राइट्स में जो मुसलमान लोग मारपीट होने के बाद कोई मरा है, उसको फैमिली मेंबर को 25 लाख चेक दिया है। ये बीजेपी लोग 6,000 7,000 करोड़ कितना कितना मालूम नहीं इलेक्ट्रल बॉन्ड सभी रखे, क्या करने के लिए? जो जो कार्यकर्ता उसको काम करने के लिए नहीं देने के लिए लायक नहीं है, तो ये पार्टी का क्या लायक है? हिंदू को नाम लेके वो केसरी शॉल बना के त्रिपुंड नहीं तो ये तिलक लगा के नाटक करके हिंदू जैसा दिखाने के लिए आने के लिए क्या लायक है उसको? बोलिए। ये कांग्रेस तो कम से कम अच्छा है, ये वो भी लायक नहीं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस जीतने के बाद हिंदुओं का कॉन्फिडेंस जीता है। अच्छा देखो भाई, हम आपके हित में काम कर रहे बोल के ये सत्ता में आया है ना, ये देशद्रोही है और हिंदू विरोध पार्टी है। उसको बात करने में भी अच्छा नहीं लगता मेरे को। मैं आजकल सभी क्या उसका जो भी आता मेरे को उसका शक्ल देखने मिले मेरे को अच्छा नहीं लगता टीवी में, नहीं तो जो भी व्हाट्सएप पे ये बहुत जल्दी ये लोग जानना चाहिए जो हिंदू लोग है। ऐसा नहीं है कि ये हम हिंदू का वोट बांटने के लिए, नहीं तो डिवाइड करने के लिए ये ईएसबीडी को नया पार्टी शुरू किया है, वो जरूरत नहीं है। हम इतना क्या नया पार्टी शुरू करके अभी और एक 15 साल 20 साल कितना कितना साल हम जिंदगी जीते मालूम नहीं। ये सभी करने का जरूरत नहीं है। ये पहले करना था। ये सभी झूठ बोल के, ये सभी अंदर अंदर ये सभी कम्युनिस्ट लोग है, उसका हिंदुत्व के बारे में जो भी रहने दो,
वो हिराकी है ना, उसको हिंदुत्व प्रकार में कुछ नहीं जानता है। वो उसको भगवद गीता क्या है मालूम नहीं है, भागवतम क्या है मालूम नहीं है, भागवत कथा सुना नहीं है। तो ये लोग क्या हिंदुत्व का मार्गदर्शक दिखा सकते हैं बोलिए? सभी ये भी अंधा है, सभी अंधे लोग को बुला के जा रहे हैं, अच्छा हमारे पीछे आओ भाई, मैं भी दिखाता आपको अच्छा रास्ता। ऐसा हो रहा है। ये पार्टी तो 100% गारंटी, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर दिस पार्टी इज डिसग्रेस्ड एंड इट फॉल्स फ्रॉम नेम एंड फेम। ये बहुत कम कम टाइम लगेगा। और मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो अच्छा कार्यकर्ता है बीजेपी में, नहीं तो आरएसएस में, बजरंग दल में और ये वीएचपी में, आप जो समझ सकते हैं थोड़ा थोड़ा इसको ध्यान दीजिए कि क्या हो रहा है हमारा देश को, क्या हो रहा है हमारा हिंदुओं का हाल समझ के प्लीज आप ईएसबीडी पार्टी में आया तो आप सुरक्षित रह सकता, नहीं तो नहीं मैं बीजेपी में क्या अंडर ही रहता बोला तो उधर ही पराने रह दीजिए। आपको गला काटने का बहुत टाइम नहीं लगेगा, आपको 2047 वो टाइम आएगा, आपको गुड बाय बोलने का टाइम भी आ जाता। तो ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक्चुअली कांग्रेस सामने बोलती है कि हम एंटी हिंदू हैं, तो वी आर प्रिपेयर्ड कि वो एंटी हिंदू हैं, वो डिक्लेयर कर रहे हैं। बीजेपी जो है वो डिक्लेयर करती है वी आर प्रो हिंदू। लेकिन जो आपने कर्नाटका के लिए बोला कि कांग्रेस का जो एमएलए आया उसने रॉइट्स में बंद मुस्लिम्स को इतने पैसे दिए, दिल्ली में भी सेम हुआ। दिल्ली में तो बीजेपी के पास पुलिस है, लेकिन दिल्ली रॉइट्स जो हुए थे 2019 में, उसमें जितने भी मुस्लिम लोग थे पकड़े गए थे, मुस्लिम्स ने रॉइट इनिशिएट किए, सारा कुछ हुआ, लेकिन जितने भी मुस्लिम्स पकड़े गए थे उन पर पुलिस उनकी सबकी जमानत हो चुकी है। वो सब जो है वो बाहर हो चुके हैं, और बाहर होने के बाद उनको पैसे से मदद की गई। बीजेपी ने भी मदद की और कांग्रेस यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने भी मदद की। लेकिन जो हिंदू फंसे थे, जो अपनी रक्षा आत्मरक्षा करते हुए फंसे थे, उनको बीजेपी की गवर्नमेंट ने बहुत तंग किया, और वो अभी तक भी आधे बहुत सारे लोग जो है वो अभी तक भी जेल में है। तो बीजेपी की गवर्नमेंट आए या कांग्रेस की गवर्नमेंट आए, ये दोनों हमारे लिए बहुत खतरनाक गवर्नमेंट्स हैं। तो हमको थैंक यू गणेश हमको जी। हमको हमको कुछ सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है अभी। समझ लीजिए कि हमारा कर्नाटका में 25 एमएलए एमपी है। वो मैं ये प्रश्न पूछना है कि कोई एमपी एक दिन भी हमारा जो हिंदू का पार्लियामेंट के अंदर हिंदू का जो इश्यूज है उसको रेज किया है क्या? नहीं। नहीं तो मोदी के सामने जाके सिर ऊपर उठा के क्यों भाई क्यों नहीं कर रहे, पूछ सकता ना, क्यों ये लोग उसके अंदर वो करने का क्या श्रम नहीं है और इच्छा नहीं है। ये सभी लोग क्या अंदर अंदर ये स्लेवरी बोलते हैं ना, क्या क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, गुलामी अ, गुलामी। गुलामी का आदत बन गया उसका, वो क्या खून में ऐसा ही है। और ये लोग मोदी के सामने गुलाम बन गया और मोदी जाके यूएस और कटार के सामने गुलाम बन गया, बस उतना ही हमारा देश का हालत। तो हम जनता को हम एक चीज का आश्वासन जरूर देते हैं कि अगर हमारा एक भी एमपी पार्लियामेंट में जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा कि हिंदुओं के गले कट रहे हैं और हमारा एमपी वहां पे बोलेगा नहीं। तो हमारा अगर एक भी एमपी, जितने भी एमपी यहां से आप विश्वनाथ जी को भेजिए, और विश्वनाथ जी जब पार्लियामेंट में जाएंगे, तो विश्वनाथ जी पार्लियामेंट में जाकर कहीं पर अगर एक भी हिंदू परेशान होगा पूरे देश भर में, तो ये पार्लियामेंट में जाकर उनसे पूछेंगे कॉलर पकड़ के मोदी से, या हंड्रेड जो भी परसेंट उस समय पे होगा। तो पार्लियामेंट में जाकर हिंदुओं की आवाज को उठाने वाला, देखिए इतने सारे हिंदू हिंदू नेता, सो कॉल्ड हिंदू नेता, बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, सब पार्लियामेंट में गए हैं। इतने लोगों के गले कटे, इतने सारे दंगे हुए, इतने इतने लव जिहाद के केसेस हुए, इतने लैंड जिहाद के केसेस हुए, इतने वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पे लोगों की जमीनें हड़पी गई, लेकिन किसी ने पार्लियामेंट में चूं तक नहीं बोला। वो इसलिए नहीं बोला क्योंकि हर इंसान अपनी पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव से बंधा रहता है। तो हम जो एमपी चुनते हैं, अगर आप बीजेपी का एमपी चुनते हो तो वो वही करेगा जो जो उनका हाईकमान मतलब मोदी बोलेगा। अगर आप कांग्रेस का एमपी चुनते हो तो वो वही करेगा जो उनका हाईकमान सोनिया गांधी बोलेगी। और ये दोनों जो है, ये दोनों एंटी हिंदू है, एक थोड़ा कम एक थोड़ा ज्यादा। एक जो है वो सामने से एंटी हिंदू है, एक पीछे से एंटी हिंदू है। एक क्रॉस लेके एंटी हिंदू है, दूसरा जो है वो त्रिकुंड लगा के एंटी हिंदू है, लेकिन हैं दोनों एंटी हिंदू। तो लास्ट में मैं रॉबर्ट जी आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपको कर्नाटका के साथ साथ तेलंगाना का भी आइडिया है, आंध्रा का भी आइडिया है, क्योंकि आप वहां के प्रभारी भी हैं एकम सनातन भारत दल के। इस बार हम कर्नाटक और तेलंगाना में हमारी प्रेजेंस जो है वो काफी अच्छी रही है।
प्रेजेंस का मतलब हमने जिस तरह से पार्टी का ग्रोथ किया है, मैं पॉलिटिकल प्रेजेंस के, मैं एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ग्राउंड पे काम की बात कर रहा हूँ। तो ग्राउंड पे कर्नाटका में बहुत काम हुआ है, लोगों को हमने जो रीच आउट किया है, अपने सप्त संकल्प अपनी पार्टी से जो जोड़ा है, इसी तरह से तेलंगाना में भी बहुत अच्छा काम हुआ है। केरला और तमिलनाडु में काफी कम काम हुआ है। तो आपका साउथ इंडिया के लिए क्या विजन है, क्योंकि आप प्रभारी हैं 2-3 स्टेट्स के? विजन तो बहुत ही बड़ा है। और देखिए, पूरे दक्षिण भारत के लिए बीजेपी या हिंदुत्व का एंट्री, हिंदुत्व राजनीति की एंट्री हुई थी मंगलोर से, तटवर्ती कर्नाटक से। पहला सीट उनका इन्होंने जीता था मंगलोर में 91 में, पार्लियामेंट्री सीट की बात कर रहा हूं मैं। असेंबली तो 83 में जीती थी पहली बार, 91 में पहली बार। और तब से लेकर के आज तक कभी बीजेपी हारी नहीं है यहाँ पे, मंगलोर में कभी हारी नहीं है। और इस बार मुझे लगता है कि पहली बार इनकी नींव हिल गई है। इस बार जितना मुश्किल लगता है मुझे 30 साल के बाद, वैसे वो कोर हिंदू एरिया है शायद। जी बिल्कुल, पूरे पूरे दक्षिण भारत के लिए सबसे बड़ा इनका कैपिटल बोल सकते हैं, राजधानी है मंगलोर, पूरे दक्षिण भारत के लिए। यहाँ से जो यहाँ होता है वो बाकी जगहों पे रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ से जाकर के पूरे कर्नाटक में बीजेपी का विस्तार हुआ, यहाँ से जाकर के बाकी अन्य जगहों में। तो मुझे लगता है कि हमारे एकम सनातन भारत दल का भी नींव यहाँ से शुरू होगी। जितने भी कार्यकर्ता तटवर्ती कर्नाटक में जो भाजपा में थे और भाजपा असलियत अभी मालूम पड़ गया उनको, वो हमारे साथ बड़े पैमाने पे जुड़ जाएंगे अगले दिनों में। अब तक कई लोगों से मेरी बातचीत हुई पिछले 1 साल से, लेकिन थोड़ा सा तो हेजिटेशन था, बीजेपी छोड़ के आएंगे तो कैसे होंगे, वो तो सत्ता में है, आप सत्ता में नहीं हो, हमें बचाएगा कौन। तो अभी इस बार सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का, तो हमारा काम भी आसान हो जाएगा। बीजेपी का सुपड़ा साफ तो फिर जाएंगे काम। वैसे भी बीजेपी कोई काम की नहीं थी आपके लिए, आप एक भ्रम में थे कि वो बचाएंगे, लेकिन अभी वो भी नहीं रहेगा। तो यहां से शुरू करके फिर पूरे दक्षिण भारत में ये फैलेगा। अब देखिए, आज तक बीजेपी इतने साल के बाद भी केरल और तमिलनाडु में सीट नहीं जीत पाई आज तक एक भी एमपी जीत नहीं पाई। इसका मतलब क्या है? और हालांकि ये आरएसएस संघ का सबसे ज्यादा आपके शाखाएं केरल में सबसे ज्यादा है शाखाएं, फिर भी आज तक एक सीट जीत नहीं पाई। इसीलिए मुझे लगता है कि उनके वहां के लोग इनको समझ पाए। मुझे ये लगता है कि इनकी असलियत वो जान चुके हैं कि ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। ये इसके लोग नहीं है, क्या भरोसे रखने के लायक नहीं है ये लोग। इसी कारण इनको लोग वोट नहीं देते। मुझे तो यही लगता है। अभी वो तो है, केरल में एजुकेशन भी ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा लिटरेसी का राज्य है वो, यही कारण हो सकता है। तमिलनाडु में एजुकेशन में आगे है। तो हम जाके जब आप जबान की बात और दिल की बात एक हो जाए तब लोग समझ जाएंगे। आप जबान में कुछ और बोलेंगे, दिल में कुछ और होगा, मन में कुछ और होगा, तो बात नहीं बन पाएगी। तो हम जो बोलते हैं वही करते हैं, वही बात हमारे दिल में भी है, वही बात हमारी नियत में भी है। तो मुझे लगता है जो लोग बिल्कुल जुड़ जाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि हम साफ बोलते हैं ना, आगे एक पीछे एक, किसी को ये करना नहीं, सीधा हमें ये करना है बस, और हम करते भी वही है। तो उससे ज्यादा लोग कनेक्ट हो पाएंगे, मुझे ये लगता है। और ये पूरे दक्षिण भारत में काम करेगा। इसलिए हमें तो जो भी रिसोर्सेस चाहिए अगर लोगों से आते हैं तो हम बिल्कुल, मुझे लगता है कि उनसे पहले हम वहां सीट जीतेंगे। अभी 24 में है हम लोकसभा इलेक्शन में, इस बार भी मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी कोई सीट जीतेगी केरल और तमिलनाडु में। अगर कोई जीतेगा तो हमारा कैंडिडेट वहां से सबसे पहले जीतेगा 29 में। ये आप लिख के रखिए। और सबसे पहले हमारे अगर सरकार बनती है तो हमारी बनेगी उधर, ना बीजेपी की बनेगी। जी जी जी। तो ये अंडर करंट जो है, ये आप सही बोल रहे हैं बिल्कुल, ये अंडर करंट जो है वो दिखता है, क्योंकि केरला से काफी सारे लोगों के फोन आते हैं, कनेक्शन आते हैं। तो केरला से और तमिलनाडु से स्पेशली ये एक उदासीन मठ जो है, और कई इस तरह के मठ जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो मठ जो है वो जुड़ना भी चाहते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि कुछ लोगों के मन में ये डर भी होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ जुड़ने के कारण उनके ऊपर क्रैकडाउन हो जाए।
जी तो एक बार इस इलेक्शन में ये साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी विल गो डाउन डेफिनेटली। कितना डाउन जाएगी ये पता नहीं है, क्योंकि अंडर करंट कई बार बहुत बड़ा होता है और हम उसको इतना देख नहीं पाते, लेकिन अंडर करंट जो है वो बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है वो 200 पार नहीं करेगी, 400 की जी बात छोड़ी, 200 पार नहीं करेगी। जी जी, अनलेस की कुछ इस तरह का हो जाए, जैसे अभी ये 10-10 दिन बाद इलेक्शन का डेटा रिवील कर रहे हैं, और जब डेटा रिवील कर रहे हैं तो उसमें 8% बढ़ा रहे हैं, वो तो अलग अलग ही सिचुएशन है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जो बॉडी लैंग्वेज है उससे साफ दिखता है, प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से अपना नैरेटिव वापस से पाकिस्तान पे शिफ्ट कर दिया है, वापस से कांग्रेस वापस से वही डराने वाली बातें करने लगे हैं कि देखो ये आ गए तो ये कर देंगे, ये आ गए तो ये कर देंगे। वो तो आने ही वाले नहीं है, वो तो इतनी सीटों पे लड़ ही नहीं रहे कि वो आ जाएंगे। आप ही उतनी सीटों पे लड़ रहे हो, लेकिन फिर भी उन्हीं के नाम से डराया जा रहा है। और जी जी, हार मान लिए मोदी ने, तो हार मान ली लगता है मेरे को, बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है हार मान लिए हाँ जो हाँ चुनाव हाँ, से पहले। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको इस इलेक्शन के लिए आपको दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह से काम किया है वो अमेजिंग है। बहुत कम, बहुत सीमित रिसोर्सेज के साथ, इतने कम रिसोर्सेज के साथ, और इतने अच्छी तरह से आप लोगों ने, और इतने कम समय में, अभी हमारी पार्टी को केवल 1 साल ही हुआ है, और 1 साल के अंदर आपने जिस तरह से पार्टी का ग्रोथ किया है वो अमेजिंग है, और उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन कैसा होगा ये हम ऑफलाइन और भी डिस्कस करेंगे, ये हम करते ही रहते हैं। और जिस जिस भी तरीके से हम आपकी मदद कर पाएंगे और आप हमारी मदद कर पाएंगे, क्योंकि परिवार तो एक ही है, तो हम आपस में एक दूसरे को देखेंगे, वो तो वो उसको उसके बारे में ऑफलाइन चर्चा करेंगे। और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पर्टिकुलर सीट के लिए। कर्नाटका की जनता से मैं निवेदन करूंगा कि वो जरूर जाएं और जाकर बांसुरी पर वोट लगाएं, बांसुरी पर मोहर लगाएं। कृष्ण भगवान की बांसुरी, ये हमारे कैंडिडेट का चुनाव चिन्ह है कर्नाटका में। तो धन्यवाद, धन्यवाद रॉबर्ट जी, धन्यवाद गणेश जी, और आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।